मेरा नाम गुलबहार है, लेकिन मुझे यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए मैं सबको कहती थी कि आप मुझे गुल ही कहा करें। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरी दादी ने मेरा नाम गुल यानी के फूल रख दिया था। लेकिन मैं फूल की तरह कमजोर भी थी, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया से बहुत डर लगता था और हमारे घर में बहुत गरीबी थी। किसी इंसान को तो आगे आना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी और मैंने मास्टर्स किया हुआ था, तो मुझे यकीन था मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि यह कोई आम डिग्री तो नहीं थी। सब तो नहीं करते हैं, और इंसान जब कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है तो यह समझता है कि मुझे भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं भी यही सोचती। लेकिन जब मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश करनी शुरू की तो पता चला कि यह इतना आसान नहीं है। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम किसी बैंक में नौकरी कर लो, तुम बहुत खूबसूरत हो और बैंक वाले खूबसूरत लड़कियों को रखते हैं, वहां पर तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और ऐसी में बैठकर आराम से अपना काम करना। बात उसकी ठीक थी, लेकिन यह बात जब मैंने अपने पापा से की तो पापा ने कहा कि वहां पर लड़कियों को शोपीस बनाकर रखा जाता है ताकि लोग आएं तो देखें। बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी हैं और उनसे बात करने की खातिर अकाउंट वगैरह खुलवा लें। तुम्हें अगर यह सब करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? पापा की बात ठीक थी। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपने हुस्न की नुमाइश नहीं कर सकती थी। अगर मैं खूबसूरत थी तो यह खूबसूरती मेरे होने वाले पति की अमानत थी। इसके लिए मैं उसको संभाल कर रख रही थी। लेकिन घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। पापा की पेंशन के सहारे पर घर नहीं चलता था और बहन भाई भी थे मेरे, और मम्मी भी आजकल बार बार यही कहती थी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। एक दिन ऐसे ही मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, जो मेरे साथ मेरी जिंदगी का सबसे अजीब घटना हुआ, और वह यह कि मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया, जो सूट पैंट पहनकर बहुत ही अमीर नजर आ रहा था। उसने मुझे एक नजर देखा और कहा कि नौकरी की तलाश में हो। मैंने कहा कि जी। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि शहर में कितने लोग ऐसे ही फाइल को अपने गले से लगाए नौकरी हासिल करने के लिए निकलते हैं। मैंने कहा कि अब मुझे अंदाजा हो गया है कि हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। वह आदमी बहुत अच्छे कपड़ों में था, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, पढ़ा लिखा लग रहा था और समझदार भी। इसलिए मैं भी उससे बातें करने लगी। कुछ साल भी इसी तरह फिरती रही, फिर भी नौकरी न मिली, क्योंकि यहाँ पर नौकरियां काबिलियत और पढ़ाई को देखकर नहीं मिलती हैं, बल्कि सिफारिश से मिलती है। एक सीट होती है, उसके लिए 2000 लोग होते हैं, और वह एक सीट भी पहले से बिक चुकी होती है। मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूं? मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। उसने कहा कि अगर तुम दिन के 10,000 कमाना चाहती हो तो मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि दिन के 10,000। मैं तो सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि दिन के 10,000 तो महीने के 3 लाख रुपए बनते हैं, और 3 लाख रुपया तो महीने के वह लोग भी नहीं बनाते जिनका अपना कारोबार होता है। मैंने उस बंदे को गौर से देखा। मैंने कहा कि मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं रोज बस स्टॉप पर आकर लोगों से मजाक करता हूँ? मेरी अपनी गाड़ी है, लेकिन वह अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने कहा कि अगर यह सच है तो फिर बताएं कि काम क्या है। उसने कहा कि हमारे घर में है, लेकिन इसके लिए मेरे साथ आना होगा। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि 10,000 रुपए मिलेंगे और रोज के पैसे तुम रोज ले सकती हो, यानी रोज के रोज तुम्हारे हाथ में 10,000 होंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे अजीब सी नजरों से देखा, क्योंकि मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कि कभी कभी खुशकिस्मती हमारा दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ मजबूरी में खड़ा हूँ, मैं चला जाऊंगा। वह जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे काम करना है, आप काम बता दें। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर चलना होगा, क्योंकि काम तुम्हें वहीं बताऊंगा। मुझे लगा उसके घर में बच्चे होंगे जिनको पढ़ाना होगा, या घर में अगर नौकरानी का भी काम करना होगा तो मुझे कोई मसला नहीं था। मुझे पैसों की जरूरत थी। वैसे भी ऑफिस से बेहतर घर का माहौल होता है, वहां औरतें भी होती हैं। थोड़ी देर के बाद उसे फोन आया कि सर आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, और इसका ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोग बस के धक्के खाने से बच गए और गाड़ी में ही उसके घर तक गए।
उसका घर बहुत ही बड़ी कॉलोनी में था और बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत घर था। जब मैं अंदर गई तो आसपास देखने लगी। फिलहाल तो मुझे कोई बच्चे या उसकी बीवी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां एक औरत आई जो कि उसकी बीवी थी। उसने मेरा परिचय भी करवाया। मुझे भी तसल्ली हुई कि घर में कोई औरत भी है। यह शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान था, इसलिए मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। उसकी बीवी बड़ी अच्छी थी। उसने मुझसे बातें की और बातों बातों में बताया कि मेरी मम्मी आजकल बड़ी बीमार है, पीछे उनका घर है। मैं ज्यादा टाइम वहीं होती हूँ। मुझे लगा कि शायद उन्हें काम के लिए कोई लड़की चाहिए, पर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और वहां से चली गई और जाते हुए कहा कि किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता देना, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारे नसीब अच्छे करे। वह औरत भी वहां से चली गई और थोड़ी देर के बाद सर वहां पर आए। जितनी देर मैं कमरे में अकेली बैठी थी, मैं कमरे को देख रही थी। उस कमरे में इतनी ज्यादा महंगी चीजें पड़ी हुई थीं। उन लोगों के लिए 10,000 देना तो ऐसा ही था कि जैसे किसी को 10 रुपए दे दिए। थोड़ी देर के बाद सर एक शरबत का गिलास लेकर आए और कहा कि यह पी लो। वैसे भी मैं थकी हुई थी पूरे दिन की। मैंने शरबत पी लिया। मुझे यह शरबत कोई देसी शरबत नहीं लग रहा था जैसे हमारे गांव में होते हैं। ये तो कोई बाहर का शरबत लग रहा था। बहुत ही ज्यादा मजेदार था, टेस्टी था और ऐसा शरबत मैंने आज तक नहीं पिया था। सर मेरे से कुछ दूरी पर बैठ गए, यानी कि बिल्कुल मेरे सामने। मैंने शरबत पी लिया और कहा कि मुझे बता दे मेरा काम क्या है। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम आज के पैसे रख लो। मैंने कहा कि मैंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने काम कर दिया है। आज तुम्हारा यह काम था कि तुम्हारा घर के लोगों के साथ परिचय हो जाए। जो हो गया, अब काम में तुम्हें कल बता दूंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं। जब उन्होंने 10,000 मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने फौरन अपने पर्स में रख लिए। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वह मुझे घर छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं चली जाऊंगी, पर उनका कहना था दोबारा से बस में जाओगी, पास पैसे भी हैं, कोई चोरी चकारी ना हो जाए और आइंदा से मेरा ड्राइवर ही तुम्हें लेने आएगा, वही तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे भरने की जरूरत नहीं है। दोपहर का खाना भी तुम हमारे साथ ही खा लेना। मैंने जाने से पहले फिर पूछा कि मेरा क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि बस तुम्हें रोजाना एक ग्लास शरबत पीना है। वह मुस्कुरा दिए और कहा कि और कोई काम नहीं है तुम्हारा। मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा कि यह किस किस्म का काम है, लेकिन उनकी कोई कॉल आ गई और फोन अपने कान से लगाकर मुझे इशारा किया कि कल लाना, फिर आराम से बताऊंगा। मैं वहां से वापस आ गई। मेरे पास 10,000 रुपए थे और रास्ते में मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ फ्रूट भी लिए। जब घर आई तो वह लोग हैरान रह गए कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैंने उनसे झूठ बोला कि ट्यूशन पढ़ाने की नौकरी है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा क्या काम है। इसलिए मैंने उनको इत्मीनान करने के लिए झूठ बोल दिया और साथ यह भी झूठ बोला कि उस घर में सिर्फ एक औरत है, कोई मर्द नहीं है। वैसे भी सर तो बहुत बड़े थे, वह तो मेरे पापा की उम्र के थे, लेकिन फिर भी इन चीजों को समझती थी कि घर वाले तो हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए उनको इत्मीनान करना बहुत जरूरी था। मैंने उन्हें यह भी नहीं बताया कि यह 10,000 रुपए मुझे रोज मिलेंगे। मैंने कहा कि मेरी एडवांस तनख्वाह है, थोड़ी बहुत और भी बढ़ा देंगे। तो मेरे पापा ने कहा कि चलो, कुछ न होने से कुछ होना अच्छा होता है, थोड़े बहुत खर्चा तो पूरे हो ही जाएंगे। दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मैंने तो प्लान बना लिए थे कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे तो फिर इसके बाद मैं उन पैसों का क्या करूंगी। मैंने सोचा कि कुछ पैसे तो मैं सेव कर लूंगी, किसी को इनके बारे में नहीं बताऊंगी, मुश्किल वक्त के लिए। बाकी पैसे से मैं घर के लिए नया सामान लूंगी। फ्रिज काफी पुराना हो गया है, मशीन ठीक से नहीं चलती है। बस इसी तरह के ख्वाब थे मेरे। जब मैं सर के घर गई तो वह घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे नौकर ने कहा कि उनका थोड़ी देर इंतजार कर लें। इतनी देर में मैंने सारे घर घूम लिया। कमरों के अंदर तो नहीं गई, लेकिन बस चीजें देखती रही। उन लोगों का शायद कोई बाहर विदेश में रहता था या ये खुद विदेश से होकर आए थे। यहाँ पर तो हर चीज ही बहुत ज्यादा खूबसूरत और विदेश की लग रही थी, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने तो यहाँ नहीं देखी थी। मैं भी तो इसी शहर में पली बढ़ी थी और बाजार भी आना जाना होता था। बहुत ही अमीर लोग थे। मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं कहूंगी
कि यह पैसे अब मुझे ज्यादा दे रहे हैं। ये रोज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके लिए पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और पैसों के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। सर आ गए तो इसके बाद वह आराम करने चले गए, और आज फिर मुझे शरबत का गिलास पिलाया गया। लेकिन इसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि वह फिर से कहीं बिजी हो गए, और मैं ड्राइंग रूम में सो गई, क्योंकि जब अचानक से मेरी आंख खुली तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं हैरान रह गई कि मुझे नींद कैसे आ गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो, शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं। लेकिन फिर सोचने लगी कि कहीं किसी ने मुझे देखा भी होगा तो क्या सोचा होगा, कितनी बुरी बात है, यहाँ काम करने आई हूं या सोने के लिए। लेकिन जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। मैं समझ नहीं पाई कि यह सब कुछ क्या है। मिट्टी मेरे घुटनों पर लगी हुई थी, और दोपहर के बाद सोने से वैसे ही इंसान थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। मैं तो थोड़ी ज्यादा ही सुस्ती महसूस कर रही थी। थोड़ी देर के बाद सर आ गए तो मैंने उनको बताया कि मैं सो गई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत नींद आती है। जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं तो स्कूल में भी सो जाता था। सर बहुत अच्छे थे और अच्छे तरीके से बात करते थे। महसूस ही नहीं करवाते थे कि वो मेरे से बड़े हैं और मुझे उन्होंने काम पर रखा हुआ है। वो फिर से वापस चले गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि काम कोई हो नहीं रहा, पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जाते हुए अगर वो खुद मौजूद भी नहीं होते तो मुंशी को पैसे दिए होते थे, जो मुझे मेरी अमानत के तौर पर पैसे दे देता था। कहता था कि ये सर ने आपके लिए दिए हैं। मैं पैसे अपने पर्स में रख लेती थी और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पास 70,000 रुपए जमा हो गए थे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अब मैंने ये बात छोड़ दी थी कि कोई काम नहीं है या मुझसे कोई काम करवा लें। मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे थे और मैं थोड़ी सी लालची भी हो गई थी और खुदगर्ज भी, क्योंकि पैसे आ रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है अच्छा बनने की। लेकिन ये रोज ही होता था कि जैसे ही मैं शरबत का गिलास पीती थी मुझे नींद आ जाती और इसके बाद मेरे कपड़ों पर मिट्टी लगी होती। नींद आ जाने तक तो मुझे मामला समझ आ रहा था, लेकिन कपड़ों पर मिट्टी कहाँ से लगती थी। मैंने घर के नौकरानी से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग बहुत अमीर हैं, ये अरबपति हैं। इनके घर में तो पैसों की कोई कमी नहीं है और हर हफ्ते इनके घर में पार्टी होती है, इसी में लाखों उड़ा देते हैं। किसी को 10 क्या 50,000 देना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, मैंने कहा। लेकिन ये शरबत कौन बनाता है? किस चीज का शरबत है? क्योंकि जैसे ही मैं शरबत पीती हूं तो मुझे नींद आ जाती है। नौकरानी ने कहा कि ये शरबत साहब बाहर से मंगवाते हैं और वो किसी को भी नहीं देते। तुम तो खुशकिस्मत हो, बाहर का शरबत पीने को मिल रहा है। इसके बहुत फायदे हैं, इसमें ताकत होती है। शायद इसीलिए तुम्हें नींद आ जाती है, क्योंकि तुम कमजोर हो ना। जब तुम्हारी बॉडी को अच्छी चीज मिलेगी तो नींद आएगी ना। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। इधर घर में भी आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि पैसे बढ़ा दिए गए हैं और मुझे रोजाना की बुनियाद पर पैसे दिए जाएंगे। घर की चीजें भी ले रही थी। दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती थी, लेकिन एक दिन दोस्तों के साथ गई तो अचानक से ही मुझे चक्कर आ गए। दोस्त भी परेशान हो गए और मुझे वो अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने कहा कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, आप अपनी रूटीन सेट करें। लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मैं तो कोई काम ही नहीं करती थी। सुबह नौकरी के लिए घर से निकल जाती थी, कोई काम नहीं होता था। वापस आती थी तो खाना खाकर सो जाती थी। शाम को काम करती थी, वो भी सिर्फ कोई चीज बना दी या फिर एक टाइम के बर्तन धो दिए और इसके बाद फिर से सो जाती थी। मुझे क्यों कमजोरी हो रही थी? मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से मैं कमजोर हो रही थी? ये बात भी घर नहीं बताई, वरना मम्मी परेशान हो जाती और मुझे काम पर जाने नहीं देती। लेकिन एक और बात भी बड़ी अजीब थी कि जब से मैं काम पर जा रही थी मैंने सर की बीवी को सिर्फ 1 दफा ही देखा था। फिर मैंने नौकरानी से पूछा कि सर की बीवी कहाँ है? उनको मैंने इतने दिनों से नहीं देखा तो नौकरानी ने कहा कि अच्छा, तुम भी छोटी छोटी बातें नोट करती हो। मैंने कहा कि नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की थी। तो मैंने कहा कि मैं उनसे दोबारा मिल लूं। नौकरानी ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं, लेकिन वो साहब से नाराज होकर अपने घर चली गई हैं।
लेकिन सुना है कि उनका मामला कुछ सही हो गया है, 1-2 दिन तक वापस आ जाएंगी। मैंने कहा कि वो तो बड़ी अच्छी हैं और भगवान उनकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर करें। नौकरानी ने कहा कि अब सब ठीक हो गया है। बड़े लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों पर उनका दिमाग घूम जाता है। साहब उनसे बड़ा प्यार करते हैं। दोनों की मोहब्बत की शादी थी। 2-4 दिन तक वापस आ जाएंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नौकरानी बाकी घर के काम नहीं करती थी, बल्कि सबसे काम करवाती थी, और उसने कहा कि वह पढ़ी लिखी है। मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि लगता है आप कोई मेहनत का काम कर रही हैं। मैंने कहा कि ऐसा तो कोई काम नहीं कर रही हूं। खैर, मैं वहां से वापस आ गई। डॉक्टर ने भी मुझे अजीब नजरों से देखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी दोस्त से बात की। वैसे तो मैंने इस नौकरी के बारे में किसी को भी नहीं बताई थी, पर अपनी दोस्त को मैंने ये कहा कि मेरी एक और दोस्त है जो इस तरह का काम कर रही है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि वो फिर पागल है। ये कौन सा काम है भला? कोई किसी को ऐसे पैसे देता है आजकल की दुनिया में? और बड़े लोग तो वैसे कंजूस होते हैं, मुफ्त में पैसे नहीं देते हैं। तो मैंने कहा कि पर उसे तो रोज पैसे मिलते हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि वो लड़की झूठ बोल रही होगी। अमीर लोग बेवकूफ नहीं होते। अगर वो बेवकूफ होती तो फिर वो इतने सारे पैसे कैसे कमाती? अपनी दोस्त को कहो कि वो नौकरी फौरन छोड़ दे। जरूर उसके साथ वहां कुछ गलत हो रहा है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई और एक दिन मैंने वो शरबत पीने से इनकार कर दिया। मैंने सोच लिया कि आज मैं शरबत नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आती, और मैं क्यों सो जाती हूँ। लेकिन ये भी सोचने की बात है, जब मैं सो जाती थी तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं होता। इसका मतलब कि मुझे सोने की एक्टिंग भी करनी थी, ताकि मुझे पता चले कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ शरबत पीने से इनकार करती और आंखें खोलकर बैठी रहती, तो जो भी मेरे साथ कोई हरकत कर रहा था तो वह सतर्क हो जाता। लेकिन एक्टिंग करना भी कोई आसान नहीं था। मैं इतनी बहादुर नहीं थी, फिर भी मुझे आज बहादुरी करनी थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर ली। आज मैंने शरबत ले लिया, लेकिन उसको पीने की बजाय मैंने उसको ड्राइंग रूम में रखे एक बड़े से गमले की मिट्टी में डाल दिया, ताकि पता चले कि मैंने शरबत पी लिया है। जब नौकरानी ने मुझे देखा तो मैंने खाली गिलास मुंह से लगाया और बर्तन रखने के लिए किचन में गई। मैंने कहा कि बहुत मजेदार शरबत है, 1 महीने से पी रही हूं, लेकिन दिल नहीं भरा है। उसने कहा कि हाँ, ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा कि तुम भी तो पी लो, क्योंकि जग में थोड़ा सा पड़ा था। तो वह हैरान रह गई और उसने कहा, नहीं, मैं नहीं पी सकती, ये तो बड़े साहब का है। मैंने कहा कि जब मैं पी रही तो फिर तुम क्यों नहीं पीती? मेरी तरह तुम भी तो इस घर में काम करती हो। लेकिन नौकरानी ने इस तरह का रिएक्शन दिया जैसे वह शरबत नहीं कोई जहर है। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला, क्योंकि जो मुझे जानना था वह मुझे पता चल गया था। उसने कहा कि तुम ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, साहब आते ही होंगे। कह रहे थे, आज तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ड्राइंग रूम में गई और 5 मिनट के बाद मैंने सोने की एक्टिंग की और अपना सिर सोफे पर रखकर मैं आंखें बंद करके सो गई, और मेरे कान खुले थे और मैं महसूस कर पा रही थी कि मेरे आसपास कोई है या नहीं। थोड़ी देर के बाद वह नौकरानी, जिसको मैं अपनी दोस्त समझती थी, वह सारे घर को हैंडल करती थी। उसने एक बंदे को आवाज दी और कहा कि काम हो गया है, लड़की बेहोश है, आ जाओ। उसको कैसे पता था कि मैं बेहोश हो गई थी? इसका मतलब यह लोग मुझे बेहोश करते थे और बेहोश करने के लिए उसी शरबत के अंदर कुछ चीज मिलाया करते थे। और फिर क्या मतलब कि आज क्या ये मुझे कहीं ले जाने वाली थी? मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही और अपनी आंखें भी मजबूती से बंद कर ली। वह शख्स मुझे उठा नहीं पा रहे थे और तकरीबन घसीटकर मुझे किसी जगह ले गए। शायद इसी तरह वह लोग मुझे रोज ले जाते थे और मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग जाती थी। उन्होंने मुझे कमरे में रख दिया और खुद फौरन वहां से चले गए। वह नौकरानी साथ साथ थी, जो उनको सलाह दे रही थी। उसने कहा कि अब यहां से चले जाओ, साहब आते ही होंगे और 1 घंटे बाद वापस आ जाना, फिर उसको वापस भी रखना है। मुझे सारा कुछ समझ आ गया था, लेकिन यहां पर मेरे साथ क्या होने वाला था? वह वहां से चले गए तो मैंने आंखें खोली और मैं हैरान रह गई।
यह तो बड़े साहब का बेडरूम था। मेरा यहाँ क्या काम था? मैं चुप थी। ये मेरे साथ क्या होता आ रहा था और मैं बेखबर थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन जिंदगी अब और बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैं वहां से उठी और लॉन की दीवार, जो कि छोटी सी थी और लॉन बड़े साहब के कमरे के बाहर था, इसलिए मैं उसकी दीवार को फांग कर वहां से भाग गई। मैं कुछ बचाकर नहीं भागी थी। 1 महीने से मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब और नहीं हो सकता था। वहां से चली गई और मुझे अपने आप पर इतना अजीब और बुरा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। घर वालों को तो यही कहा था कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, वरना वह भी मुझे समझाते कि भला इस तरह कौन किसको पैसे देता है। ये लोग तो मेरा फायदा उठा रहे थे। मैं घर आ गई और इसके बाद मैं सारी रात रोती रहती थी। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया। मैंने कहा कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती थी वह फेल हो गया है। मम्मी ने कहा कि हम जाकर बात करेंगे उनसे। इसमें तुम्हारा क्या कसूर कि उनका बच्चा अपना ही नालायक था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी काम से निकाल दिया गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि दुनिया में बड़े ही अजीब लोग होते हैं, अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं, इसलिए तुम्हें अब से नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अब तो मेरे लिए मेरी जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी। जो मेरे साथ हुआ वह तो एक हादसा था। समाज ने उसे मेरा गुनाह बना दिया था और मुझे ही बुरा कहना था। अपनी बेवकूफी और पैसे की लालच के पीछे मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अब मैं घर में रहती हूँ। घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। कभी कोई बहाना कर देती हूँ, कभी कभी कहती हूँ लड़का पसंद नहीं आया, कभी कहती कि अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन कब तक भागूंगी? मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। उस शख्स के साथ मैं क्या लड़ाई करूं, उससे क्या बदला लूं? वह तो अमीर आदमी था। वह तो हर मैदान में मुझसे जीत सकता था। ऐसा तो हकीकत में तो नहीं होता। सिर्फ फिल्मों में होता है कि जालिम को सजा मिल जाती है, लेकिन हकीकत में तो सिर्फ मजबूर को ही सजा मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।